नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना है टॉपिक वो है एसिड रेन। एसिड रेन से क्या मुराद है? ऐसा रेन वाटर या ऐसी रेन जिसकी पीएच लेस देन 5.6 हो, उसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं। तो वैसे तो न्यूट्रल वाटर की पीएच 7 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर किसी रेन की पीएच जो है रेन वाटर की वो लेस देन 5.6 हो तो हम इसको एसिडिक रेन का नाम दे सकते हैं। अब पीएच लेस देन 5.6 एज लो एज 2 पीएच तक भी हो सकती है एसिड रेन की पीएच। तो पीएच 2 बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड होता है, तो इतनी कम भी हो सकती है। वो डिपेंडेंट होगा कि कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में। तो जितनी ज्यादा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा एसिड रेन का फिनोमेना होगा और पीएच उतनी ज्यादा डाउन जाती रहेगी। और अगर ड्राई डेपोजिशन हुई थी तो ड्राई डेपोजिशन में तो वैसे ही पीएच बहुत ज़्यादा डाउन होगी जब वो वाटर के ऊपर पड़ेगी। तो इसमें सोर्सेज क्या हैं? एक तो सोर्स है, अब दो तरह की एसिड रेन होती है। एक तो ये है कि जिसको हम एसिड रेन का नाम दे रहे हैं, जिसमें रेन वाटर आता है जिसकी पीएच लेस देन 5.6 होती है। एक ड्राई डेपोजिशन ऑफ रेन होती है। ड्राई डेपोजिशन ऑफ रेन जो है वो बेसिकली वोल्केनिक इरप्शंस जहाँ पर होती हैं वहाँ से बहुत सी सल्फ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में जाती है, उसकी ड्राई डेपोजिशन हो रही होती है। HCl गैस बहुत ज़्यादा इमिट हो रही होती है, उसके वेपर्स अर्थ की सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं और वो फ्यू किलोमीटर्स तक जो है एक्सटेंड हुए होते हैं। तो उसको ड्राई डेपोजिशन ऑफ रेन कहा जाता है। ये जनरली डेजर्ट्स के अंदर होती है कि प्योर एसिड के पार्टिकल्स जो है आ रहे हों, या वोल्केनिक जो है एरियाज हैं वहां पर हो रही होती है। तो ड्राई डेपोजिशन ऑफ रेन जो है वो ज्यादा, इसका जो है रीजन, बड़ी रीजन वो वोल्केनिक eruptions हैं, जहां से ड्राई HCl के पार्टिकल्स जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूर दूर तक एक्सटेंड हो रहे होते हैं। वो रेन वाटर के फॉर्म में नहीं आ रहे होते, कि वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में नहीं आ रहे। या अगर किसी डेजर्ट के अंदर एसिड रेन हुई है तो वो भी वाटर, उसके अंदर रिलेटिवली बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है, तो प्योर एसिड के ड्रॉपलेट्स वहां पर जो है गिर रहे होते हैं। तो उसको हम ड्राई डेपोजिशन ऑफ रेन का नाम देते हैं। तो हम दोनों को कलेक्टिवली एसिड प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एसिड प्रेसिपिटेशन में आगे, एसिडिक प्रेसिपिटेशन में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो ड्राई डेपोजिशन आ जाती है और दूसरी एसिड रेन आ जाती है। मींस इन दोनों को कलेक्टिवली हम एसिडिक प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं, कि एसिड जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन या ड्राई डेपोजिशन की फॉर्म में। मींस ड्रॉपलेट्स जो हैं प्योर एसिड के वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। तो ये ड्यू टू वोल्केनिक eruptions होती है ज्यादातर। फ्यू किलोमीटर तक होगी, ये सिर्फ वोल्केनिक जो eruptions हो रही हैं उसके करीब करीब। बाकी जितनी भी रेन है, जो रेन वाटर की फॉर्म में ज्यादातर एसिड अर्थ सरफेस पे आता है, उसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं। तो इसी वजह से एसिडिक प्रेसिपिटेशन भी हम जब बात करते हैं तो बेसिकली हम एसिड रेन का ही कह रहे होते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड सा रीजन है जहां पर ड्राई डेपोजिशन होती है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो एसिडिक प्रेसिपिटेशन में दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, एसिड रेन भी आ जाती है और ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिड, ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिड भी आ जाता है। तो दोनों चीजें आ जाती हैं जब हम एसिडिक प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। तो अब अगर हम इसके सोर्सेज की बात कर लें, जो तो ड्राई डेपोजिशन है उसका सोर्स हमने पहले ही पढ़ लिया है कि वो वोल्केनिक eruptions हैं। जहां पर भी वोल्केनिक eruption होगी तो वहां पर बहुत सी HCl गैस इमिट हो रही होती है, जो इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्यू किलोमीटर तक अर्थ सरफेस पे वापस सेटल डाउन हो रहे होते हैं। जो एसिड रेन है उसके क्या क्या हैं सोर्सेज?
उसके सोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शंस भी आ जाता है कि वहां से ये भी निकलते हैं। बाकी ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स भी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस हो गया। जो मेजर रीजन है वो इसके अंदर जो मेजर एसिडिक रेन होती है वो ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होती है। तो सल्फर के जो जो सोर्सेज थे उसमें क्या क्या आ जाता है? फॉसल फ्यूल बर्निंग आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, जिसमें आयरन इंडस्ट्री होगी जहां पर आयरन पायराइड बर्न किया जा रहा है, या इंटरनल कंबस्शन इंजन, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर फॉसल फ्यूल बर्निंग हो रही है, हम इसको चलिए अलहदा कर लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स जहां पर कोल को बर्न किया जा रहा है या लो क्वालिटी जो है फ्यूल यूज किया जाता है, उसमें बहुत से ऑक्साइड जो हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं। तो ये 4 जो है मेजर सोर्सेज हैं एसिड रेन के। वोल्केनिक eruptions हो गई, फॉसल फ्यूल बर्निंग हो गई, स्पेशली फॉसल फ्यूल कौन सा? containing हाई सल्फर कंटेंट, या इंडस्ट्रीज हो गई जहां पर जैसे आयरन इंडस्ट्री होगी, या जहां पर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहे हैं जिससे नॉक्स बन रहे हैं। नॉक्स बनने के साथ साथ वहां पर सल्फर के ऑक्साइड्स भी बन रहे होते हैं, जैसे आयरन पायराइड की बर्निंग की गई आयरन के लिए या सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन करने के लिए। तो वो सारे जो हैं वो इंडस्ट्रीज भी सोर्स हैं एसिड रेन का, या थर्मल पावर प्लांट्स जहां पर कोल बर्निंग करवाई जा रही है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो वो वहां पर वो भी एक रीजन है एसिड रेन का। अब होता क्या है, एसिड रेन बनती क्या कैसे है? एसिड रेन के बनने की वजह जो है कि जो भी ऑक्साइड बने थे, जैसे सल्फर के ऑक्साइड थे या नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसका जिस टाइम रिएक्शन होता है ओजोन के साथ ही, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के साथ ही, वो भी बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ उससे ही बनी थी। तो जब इसका रिएक्शन होता है तो उससे NO2 बनता है प्लस O2 बन जाता है। अब यही NO2 जिस टाइम रिएक्ट करेगा फर्दर ओजोन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, दोनों में से किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। लेट्स सपोज ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, तो तब क्या बन जाता है? NO3 बन जाता है प्लस O2 बन जाता है। या यही जो है वो रिएक्शन करता अगर NO2 प्लस ऑक्सीजन के साथ, जो कि लिमिटेड होता है रिएक्शन, तो उसके रिजल्ट में भी NO3 बन जाता है प्लस ऑक्सीजन बन जाती है नेसेंट ऑक्सीजन। दो आटम आपस में कंबाइन होंगे तो O2 ही बन जाएगी। तो अब ये NO2 प्लस NO3 का जिस टाइम रिएक्शन होता है तो इसके रिएक्शन से N2O5 बन जाता है। ये जो N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना है, इसका जिस टाइम वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट इसमें 2HNO3 बन जाता है। अब ये जो दो मॉलिक्यूल बने हैं नाइट्रिक एसिड के, ये वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके अंदर अब्जॉर्ब होकर उसकी फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। या तो वो ऐसा ड्रेन की फॉर्म में आ जाएंगे, या इसका फर्दर रिएक्शन होगा जो पर्टिकुलेट मैटर था उसके साथ रिएक्शन करके नाइट्राइट्स बना लेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई और बेस के ड्रॉपलेट्स थे एटमॉस्फेयर में, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में या पोटाशियम नाइट्रेट की फॉर्म में जो भी ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होंगे, तो ये एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। अदरवाइज मॉइस्चर में अब्जॉर्ब होगा और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में ही आयोनाइज्ड फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आ जाता है। इसी तरह जो सेकंड सोर्स है वो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। अब सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो बन रही है, प्राइमरी सोर्स है कि जब कोल बर्निंग हो रही है जिसमें हाई सल्फर कंटेंट है, या आयरन पायराइड की बर्निंग हो रही है तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। तो उसका रिएक्शन किस तरह से होता है? अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन बहुत कम होता है। ये हाफ O2 के साथ इसका रिएक्शन जो है करके ये SO3 में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत कम होता है। तो फिर
इस रिएक्शन को स्पीड अप कैसे किया होता है कि ये फिर भी एसिड रेन तो बन रही है, जो मेजर सोर्स है वो एसिड रेन का यही है। सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं एसिड रेन का। 67% कंट्रीब्यूशन जो है वो सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से है। मींस जो एसिड रेन होती है उसमें मेजर रोल इनका ही होता है कि 67% कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से है। बाकी माइनर कंट्रीब्यूशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। अब अगर ये मेजर सोर्स है तो ये जो SO2 से ऑक्सीडाइज होकर SO3 में जाता है, इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है और ये बहुत कम SO3 में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। तो फिर किस तरह से एसिड रेन बन रही है इतनी ज्यादा? उसकी रीजन है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है एटमॉस्फेयर में, जैसे हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल्स हो गए या और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गए, सूट पार्टिकल्स हो गए, मेटल के ऑक्साइड्स हो गए या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन बड़ा इजीली हो जाता है। अगर वो पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट ना हो, हाइड्रोकार्बन के सूट पार्टिकल्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड्स, तो अगर उनकी सरफेस अवेलेबल ना हो तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम होगा, SO3 की कंसंट्रेशन बहुत कम बनेगी, तो एसिड रेन भी कम से कम होगी। लेकिन पर्टिकुलेट मैटर वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट, और जब वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ी फास्ट स्पीड के साथ होता है और सारे का सारा SO2 SO3 में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो मींस कि इस ये रिएक्शन जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। और कैटलिस्ट कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो नॉक्स आ जाता है, जैसे लेड चैम्बर मेथड में था, नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट वर्क करती थी और SO2 से SO3 बन जाती थी। नॉक्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, सूट पार्टिकल्स हो गए, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है सूट पार्टिकल्स का। उसके अलावा मेटल ऑक्साइड्स हो गए, मेटल ऑक्साइड्स में कोई भी मेटल ऑक्साइड जैसे मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, ये सारे जो थे ये सारे के सारे कैटालाइज कर सकते हैं। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोई भी अगर ये पार्टिकल प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में तो फिर ये उसको कैटालाइज करेंगे और कैटालाइज करने के बाद एक्सेट्रा, तो ये रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड की कन्वर्जन इजी हो जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो इजीली ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाती है H2SO4 में। मींस कि इसके अंदर जो मेजर स्टेप था वो कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड था। अगर आपको लेड चैम्बर प्रोसेस याद है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट थी, होमोजीनियस कैटालिसिस होती थी, या कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में जाती थी, तो उसमें भी हम पहले या प्योरीफाई करते थे सल्फर डाइऑक्साइड को ताकि कोई भी अगर उसके अंदर सॉफ्ट मेटल्स प्रेजेंट हैं तो वो उसमें से निकल जाएं। फिर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट वर्क करवाते थे जिससे SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाती थी। तो क्यों? क्योंकि जो लेड था या आर्सेनिक था, जो सॉफ्ट मेटल्स हैं या मेटलाइड्स हैं, वो एज अ पॉइजन वर्क करते हैं फॉर दी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं और उसकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो कवर कर लेते थे। तो मींस कोई भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं या सूट पार्टिकल्स हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवा देते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर ट्राइऑक्साइड मेजर सोर्स है एसिड रेन का, वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है और H2SO4 बन जाता है। अब ये H2SO4 अगर तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो उसके अंदर डिजॉल्व होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर आयोनाइज्ड फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आ जाता है। अर्थ सरफेस पे आ जाता है, फिर ये जो है डिफरेंट अपने सेकेंडरी रिएक्शन करता है और साइड इफेक्ट्स जो हैं इसके होते हैं। अच्छा, एक बात हमने शुरू में ही की कि रेन वाटर की पीएच जो है वो लेस देन 5.6 हो तो तब हम उसको एसिडिक रेन का नाम देते हैं।
तो 6 भी तो एसिड है, 5.9 भी तो एसिड है, 6.5 भी तो एसिड है, वो हमने जिक्र क्यों नहीं किया? 5.6 को ही स्टैंडर्ड क्यों माना है? 5.6 को हम इस वजह से स्टैंडर्ड मानते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिवर्सिबली वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना सकती है। तो कार्बोनिक एसिड बेशक एक वीक एसिड है, लेकिन उसकी वजह से जो रेन वाटर है उसकी पीएच वैसे ही 5.6 तक ड्रॉप हो सकती है। तो लाजमी नहीं है कि 5.6 तक आ गई है तो वो ड्यू टू एसिडिक गैसियस गैसेस की वजह से हुई है, बल्कि वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एसिड रेन की पीएच लेस देन 7 ही होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम कम नहीं कर सकते, वो तो नेचुरली प्रेजेंट है, और नेचुरली प्रेजेंट होने की वजह से कार्बोनिक एसिड भी बनेगा, और कार्बोनिक एसिड की वजह से एसिड रेन की पीएच 5.6 होती है। तो उससे नीचे जो है वो ड्यू टू, अगर उससे भी नीचे आ रही है तो वो रीजन है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड, मेजर सोर्स जो है वो सल्फर के ऑक्साइड्स ही है। तो ये सोर्सेस और केमिकल रिएक्शन हो गया जिससे ये बनती है एसिड रेन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके हैज़ार्डस इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। पहले हम इसके सिंक की बात करते हैं, सिंक क्या क्या है, फिर हम इसके इफेक्ट की बात करेंगे। सिंक क्या है? जो एसिड रेन का सिंक है जहां पर ये लॉन्ग टाइम के लिए रह सकती है और जो है उसके साथ इंटरेक्ट करती है मीडियम के साथ, उसको हम सिंक का नाम देते हैं। कि जिसमें कोई भी पोल्यूटेंट इंटरेक्ट करता है और फॉर अ टाइम पीरियड उसके अंदर रह सकता है, तो वो सिंक कहलाता है। अब इसका जो सिंक है वो एक तो आ जाता है फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स, दूसरा इसका सिंक आ जाता है वो मार्बल है। मार्बल चाहे वो बिल्डिंग्स के अंदर है या स्कल्पचर्स बने हुए हैं या कोई और मटेरियल है, तो वो मार्बल हो गया या लाइमस्टोन हो गया। तो ये जो मोर्टार हो गया उसी की फॉर्म है। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है डिफरेंस। तो वो इसके सिंक के तौर पर काम करते हैं कि जब ये एसिड रेन उनकी सरफेस पर पड़ती है तो ये उसको उसके साथ रिएक्ट करके जैसे मार्बल था, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एज अ रिजल्ट उसकी सरफेस जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर देते हैं जब पिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि होल बनना शुरू हो जाते हैं। तो मीन्स कि इसका सिंक के अंदर रिएक्शन क्या होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है जैसे, इसके साथ रिएक्शन होगा H2SO4 का, और एज अ रिजल्ट कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, प्लस वाटर बन जाएगा। अब ये चीजें बन जाएंगी तो फिर कैल्शियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल है, इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में लीचिंग होकर ये उसकी सरफेस से उतरना शुरू हो जाएगा, जो बिल्डिंग थी या स्कल्पचर्स थे। तो मीन्स ये उसकी फिजियोलॉजी या एक्सटर्नल अपीयरेंस को खराब कर देता है, या इसके साथ साथ पिटिंग का फिनोमेना भी हो सकता है। मीन्स के होल बनना शुरू हो जाएंगे स्कल्पचर या ऐसी कोई बिल्डिंग थी या ऐसा कोई मुजस्समा था, तो पिटिंग का फिनोमेना शुरू हो जाएगा और मैकेनिकली भी वीक हो जाएंगे।
मींस इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्कल्पचर्स, बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा। एक तो ये इफेक्ट हो गया पिटिंग का फिनोमेना से या सरफेस खराब होने से कि जो कैल्शियम सल्फेट है वो वाटर के साथ उसकी लीचिंग हो रही है। दूसरा, लीचिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम माउंटेन्स, कि जब एसिडिक रेन पड़ती है तो माउंटेन्स में जो मिनरल्स हैं तो उनकी भी लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, या उनके साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल फॉर्म में मुख्तलिफ मेटल के ऑक्साइड्स को या जो सल्फेट्स जो भी फॉर्म में थे तो वो उनको अपने साथ रिएक्ट करके उनको सिंपल साल्ट्स में कन्वर्ट कर देती है एसिड रेन, और उनकी लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। मेटल्स जो हैं सरफेस से अलहदा होना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो वाटर फ्लो कर रहा होता है उसमें मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो एल्यूमिनियम हो गए या डिफरेंट मेटल्स हो गई, उनकी लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद थर्ड इफेक्ट्स क्या हो जाएगा कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कि अगर मेटल की लीचिंग की वजह से मेटल बहुत ज्यादा आ गई है वाटर के अंदर, तो एक्वेटिक लाइफ जो उस मेटल को यूज कर रही है तो वो उनकी बॉडी के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर तो हैवी मेटल्स थी तो वैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, किडनीज को या दूसरी चीजों को इफेक्ट करती हैं। या एनिमल्स हैं तो उनमें गिल्स में, जैसे फिश है उसके गिल्स में एल्यूमिनियम अकामुलेट होना शुरू हो जाती है। तो एल्यूमिनियम गिल्स में अकामुलेट होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता सफोकेशन से डेथ होना शुरू हो जाती है एक्वेटिक लाइफ की। तो मींस एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो गई ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द रेन वाटर, जो लीचिंग की वजह से उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट थी। जैसे गिल्स बंद हो जाते हैं फिशेस के ड्यू टू एल्यूमिनियम जो है डेपोजिशन, या इसी तरह बाकी जो है मैमल्स जो हैं वाटर के अंदर उनकी भी लाइफ इफेक्ट होती है। तो हैवी मेटल्स की वजह से कैंसर काजिंग है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती हैं। तो हैवी मेटल्स अगर आ गई थी, उनकी कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर रिजर्वायर में बढ़ गई थी, तो उससे भी इफेक्ट होगा कि एक्वेटिक लाइफ जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। प्लांट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। प्लांट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स को एक मेटल, हर मेटल जो है मेजर और माइनर जो उनका एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, एक सूटेबल रेशो के अंदर चाहिए होते हैं। जो अगर हैवी मेटल्स या दूसरी मेटल्स का इन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उनका इनटेक भी ज्यादा हो जाएगा, और इनटेक से या तो प्लांट्स जो हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, मींस वो गलने सड़ने लग जाएंगे, या दूसरा ये होगा कि उनकी जो यील्ड थी, फ्रूट यील्ड, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो प्लांट लाइफ भी इफेक्ट होती है कि वो ज्यादा इस जो है वो मेटल कंसंट्रेशन अब्जॉर्ब होने से फ्रूट यील्ड कम हो जाती है, या वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो एसिड ड्रेन की वजह से प्लांट लाइफ भी इफेक्ट हुई। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हुआ कि बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स खराब हो गए, या यही वाटर जो जिसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट थी, अगर वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाए तो उससे क्या होगा कि ह्यूमन लाइफ भी जो है वो भी इफेक्ट होगी। डेफिनेटली हैवी मेटल्स अगर लेड या बाकी और मेटल्स प्रेजेंट थी तो वो अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगी बॉडी के अंदर। और इसके अलावा क्या इफेक्ट हो सकता है जी इसका? सॉइल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। वो प्लांट लाइफ के साथ ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि सॉइल कंपोजिशन चेंज होगी, कि मेटल का जो, मिनरल्स का जो बैलेंस था वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जो पहले बड़ी गुड सॉइल थी फॉर एग्रीकल्चर, अब वो हो सकता है कि वो उसमें डिफरेंट ऑक्साइड्स की वजह से या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेटल की वजह से वो सूटेबल ना रहे फॉर प्लांटेशन। तो सॉइल कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है इसके इफेक्ट्स हो गए सारे एसिड रेन के, कि चेंज इन सॉइल कंपोजिशन, इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, लीचिंग ऑफ मेटल फ्रॉम माउंटेन्स, या लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई। ये सारे जो हैं एसिड रेन के जो हैं वो साइड इफेक्ट्स हो गए। उसके बाद
लास्ट पॉइंट आ जाता है कि हम इसको कंट्रोल किस तरह से करें। कंट्रोल यही है कि जो उसके सोर्सेज थे जहां से ऑक्साइड्स बन रहे थे सल्फर के और नाइट्रोजन के, उनको कंट्रोल कर लिया जाए। अगर वो कंट्रोल हो गए तो डेफिनेटली एसिड रेन की जो है वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कम एसिड्स होंगे तो पीएच जो है इतनी ज़्यादा डाउन नहीं होगी। तो फिर सोर्सेज कैसे कंट्रोल करने हैं? सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो दो सोर्सेज हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सल्फर जो सल्फर के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनको हम या तो कोई फ्यूल ऐसा यूज करें जिसमें सल्फर कम हो, बायोडीजल को यूज कर सकते हैं, सीएनजी या एलएनजी को यूज कर सकते हैं, या हम कैटालिटिक कन्वर्टर ऐसे यूज करें कि जिससे कंप्लीट कंबस्शन हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, और वो दोबारा से रिडक्शन करवा के नाइट्रोजन में कन्वर्ट करवा लिए जाएं, या स्क्रबर्स यूज करें जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अब्जॉर्ब हों और वो एयर के अंदर ऑक्साइड्स ना जाएं, बल्कि वो उससे पहले ही किसी फॉर्म में एसिड्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएं, वाटर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तो कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ, वही जो स्ट्रेटजीज पहले हमने पढ़ी हैं, कंट्रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जो नेचुरल सोर्सेज हैं वोल्केनिक इरप्शंस, उनको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बाकियों को किया जा सकता है। तो कुछ एरियाज में जहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो इसकी पीएच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर जो है एसिड रेन का वो H2SO4 है। सेकंड कंट्रीब्यूटर जो है वो HNO3 है, और थर्ड पे HCl आ जाता है, और फोर्थ पे कार्बोनिक एसिड H2CO3 आ जाता है। तो मींस अगर रैंकिंग किए जाए तो मेजर कंट्रीब्यूशन H2SO4 की वजह से ही है एसिड रेन की। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप।